सर, आप प्रगतिशील किसान हैं, दुनिया के कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, क्यों मानते हैं कि आखिरकार डब्ल्यूटीओ भारत का दुश्मन, भारतीय किसानों का दुश्मन बन गया? क्या है इसके पीछे की वजह? मनोज जी, दरअसल ये जो डब्ल्यूटीओ है, हालांकि भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। ये डब्ल्यूटीओ वही है जो पहले जीएटीटी हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, 48 में था, तो भारत तभी उसका सदस्य था, लगातार रहा। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी जहां आपका दम घुटने लगी और जहां पे जो नीतियां हैं वो आपके स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ना हो और आपके जीवन मरण का प्रश्न बन जाए, तो जरूरत होती है कि ऐसी व्यवस्था से आप या तो निकलें। तो मैं दोनों स्थिति बताऊंगा। सन 2020 में डब्ल्यूटीओ में ये मामला उठाया गया कि चावल के उत्पादन में सकल जो लागत है 43.67 बिलियन डॉलर हुई है और उसके अगेंस्ट 5 बिलियन डॉलर की सब्सिडी भारत सरकार ने किसानों को, उत्पादकों को दी है, उत्पादन पे दी है। तो उनका ये मानना है कि भाई अधिकतम सब्सिडी जो है 10% दी जा सकती है उत्पादन लागत की, जो कि 4.6 के आसपास होती है, 4.3.6, तो 4.36 हो रही है और भारत ने 5 बिलियन दिया है। तो इसको लेके लगातार जब घेरने की बात आई तो एक प्रावधान है, पीस प्रोविजन है। तो भारत सरकार ने वो पीस प्रोविजन की शील्ड ली और ठीक है, उस शील्ड के तहत हमें कोई पेनल्टाइज नहीं हुआ, पेनल्टाइज हम नहीं हुए। लेकिन लगातार ये बात उठाते रहे कई बड़े देश हैं, जैसे कैंस के देश हैं, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन ब्राजील, ये सारे देश भारत की मुखालफत करते रहे और सब्सिडी को लेके हमेशा भारत को घेरते रहे हैं। आज जब अबू धाबी में मीटिंग हो रही है इंटर मिनिस्टेरियल, तो इससे पहले की स्थिति में बताऊं कि भारत ने उस स्थिति में भी, मेरा मानना है, सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रखा है कि भारत में जो उत्पादन है वो मूलतः खाने के लिए, खुद के लिए होता है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, हमें बफर स्टॉक रखना पड़ता है। जो स्टॉक को लेके जो बार बार स्थिति खड़ी करते हुए बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा के लिए भी रखनी पड़ती है। फिर इसके अलावा उत्पादन जो है भारत में जो है 40, गवर्नमेंट कहती है 42% असिंचित भूमि है, 48% सिंचाई वाली जमीन है। मेरा मानना है कि यह आंकड़ा और अगर सही देखा जाए तो लगभग 70% जमीन ऐसी है जहां एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, तो उत्पादन ऊपर नीचे होते रहता है। अभी पिछली गर्मियों में मनोज जी, बड़े हमारे रामपाल जाट जी बहुत अनुभवी किसान हैं, उन्हें भी पता होगा कि पिछली गर्मियों में जब गेहूं के दाने पक रहे थे तो गर्मी बढ़ने से लगभग 16% उत्पादन प्रभावित हुआ भारत का। ऐसे देश में अगर हम अनाज उत्पादन करते हैं तो बिना सरकारी सब्सिडी के या मदद के ये नहीं हो सकता। और मदद को लेके जो इन्होंने एक अवधारणा रखी है, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एक ट्रैफिक की संरचना अगर माने तो वो एमएसपी को रेड बॉक्स में डालते हैं कि भाई एमएसपी निषिद्ध होनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्ति को, आयात निर्यात की स्थिति को ये बाधित करती है, नुकसान पहुंचाती है। जबकि मेरा मानना है कि अन्य देश जो हैं उनके जो इनडायरेक्ट सब्सिडी जितनी ज्यादा है, जिसके कारण उनको खेती की लागत में बहुत बड़ी मदद मिलती है सरकार से, और उस मामले में हमारा देश चूंकि उतनी मदद दे भी नहीं पाता और हम सही मुखालफत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण किसानों के साथ कई स्तर पे अन्याय हो रहा है। आज बात इसलिए उठ रही है कि अब एमएसपी की जब बात कर रहे हैं तो ये है कि भाई एमएसपी तो रेड डाटा में आ रहा है, और मैं कहता हूं ये ट्रैफिक ऐसा है जहां मर्सिडीज तो निकल जा रही है, लेकिन साइकिल वाले से आप सवाल पूछ रहे हैं जो मजबूरी में साइकिल चला रहा है, उसे आप रोक रहे हैं, उसके लिए आपके पास रेड बॉक्स है और मर्सिडीज के लिए रेड कारपेट है। ये अगर अवस्था है तो सर या तो आप लाल लाल आंखें करके दिखाइए उन्हें, इस दबाव से, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बाहर निकलिए, बताइए कि हमारे यहाँ कृषि केवल व्यापार का विषय नहीं है। डब्ल्यूटीओ क्या है? विश्व व्यापार संगठन है, लेकिन हमारे यहाँ जीवन का आधार का विषय है, जीवन रेखा है खेती।
किसानों की, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या, अगर 16 करोड़ भी किसान आप मानते हो तो 5 आदमी का परिवार है, 16 करोड़ परिवार यानी 80 करोड़ जनसंख्या आपकी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड यानी कृषि आधारित अन्य उद्यमों से जुड़े हुए हैं। वहां पर सर, मेरा मानना है जी बीच में एक सवाल करना चाहता हूं सर, क्या जी डब्ल्यूटीओ में बने रहना भारत की मजबूरी है? क्या डब्ल्यूटीओ में जो समझौता हो गया, आपने कहा कि डब्ल्यूटीओ का भारत संस्थापक सदस्यों में से एक था, कैसे गेट डब्ल्यूटीओ में बनाई, उसकी अपनी एक कहानी थी, लेकिन क्या डब्ल्यूटीओ की जो ये शर्तें हैं भारत के लिए मानना जरूरी है? डब्ल्यूटीओ से बाहर नहीं आ सकता? बाहर रहकर भी क्या एमएसपी की गारंटी की व्यवस्था कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं कर सकता? क्या डब्ल्यूटीओ देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी को या देश की व्यापार पॉलिसी को इस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है? आखिरकार क्यों डब्ल्यूटीओ की ये नीतियां जो विकसित देशों के लिए बनी है, उससे भारत का जो किसान है वो पीछे? मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। पहली चीज तो ये कि केवल कृषि पे अगर देखें डब्ल्यूटीओ में, तो कृषि को लेके उनकी सारी नीतियां भारत की विरोधी है। भारत की परिस्थितियों को वो समझने को तैयार नहीं है कि हमें क्यों बफर स्टॉक जरूरी है। जबकि भारत ने जब पीस प्रोविजन हमने लिया, जब भारत ने चावल निर्यात की अनुमति ही नहीं दी थी, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसे विकृत हो रहा था? इसके बावजूद पीस प्रोविजन की बात ले आया, दबाव में लाया हमें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं, जब भारत अभी संचार और तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन रहा है, तो बार बार जापान, ताइवान जो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी बोलेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रावधान हैं, उसके तहत बार बार भारत को दबाव में ला रहे हैं कि आपके कस्टम शुल्क गलत हैं, इसको चेंज किया जाए। तो मेरा मानना है कि ये जो प्रावधान है, इनमें एक रूपता भी कहीं जरूरत है और कहीं विविधता के अनुसार विशिष्ट प्रावधान भी होने चाहिए अलग अलग देशों के। 16 देश ऐसे हैं जो डब्ल्यूटीओ में नहीं भी हैं। पर्यवेक्षकों की दृष्टि 24 तो पर्यवेक्षक है। तो मेरा मानना है कि एक झटके से निकलने की बात नहीं है। अगर बैठक हो रही है तो आप अपना पक्ष को रखें। भारत की विशिष्ट स्थिति है, मेरा मानना है भारत की खेती को लेके विशिष्ट स्थिति है। ऐसी स्थिति में किसानों के संरक्षण के लिए जरूरी है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ब्रिटेन की महारानी सबसे पैसे वाली है ब्रिटेन में, लेकिन वो अगर पूछेंगे कि उस देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसको मिलती है, तो ब्रिटेन की रानी को मिलती थी, क्योंकि सबसे बड़े एरिया में वो खेती करती थी, देश के उत्पादन में योगदान देती थी, तो उनको अनुदान मिलता था। तो मेरा मानना यह है, हमारे देश में अनुदान जो है चिड़िया का चुग्गा है वास्तव में, अगर आप देखेंगे तो। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, किसानों की स्थिति को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए और हमारी जो न्यूनतम आय है उसको देखते हुए, न्यूनतम कृषि जोत होने के कारण जो खेती हानिकारक होते जा रही, इन सबको देखते हुए मेरा मानना है डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में या तो आप उसे अपने अनुरूप बनाने के लिए कन्विंस करिए, समझाइए तर्कपूर्वक ढंग से। अगर वो नहीं समझते हैं तो कृषि के एटलीस्ट एग्रो ट्रेड से तो आप बाहर निकलिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।